एपिसोड 62 आत्मा फल। मुझे लगता है भैया वे लोग हो ना हो, जम्भोर तालाब के पीछे ही जा रहे होंगे। हमें यहाँ आए हुए पूरे 1 महीना हो चुका है और बाबा ने जो किताब दी थी उसमें मैंने पढ़ा था कि इस महल के अंदर 1 महीना भी जाने के बाद जम्भोर तालाब पर चढ़ी शील खुलेगी। भैरवी ने कयास लगते हुए कहा, तो चलो फिर हम भी देखें कि वह लोग किसी खजाने की बात कर रहे थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, मैंने भी उनकी शक्तियों को अच्छी तरह से याद कर लिया है। वह लोग बहुत हड़बड़ी में लग रहे थे, इसलिए वह अपनी शक्तियां छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। हम इसी बात का फायदा उठाते हुए हम उनका पीछा कर सकते हैं। भैरवी ने रुद्र को सब कुछ बताते हुए कहा, तो फिर चलो, देर किस बात की है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और पास ही हवा में तैर रहे अपने आत्मीय हथियार फरसे को अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। वह जादुई फरसा रुद्र के हाथों में आते ही सुनहरे रंग से चमकने लगा और फिर एक सुनहरे रंग के निशान में बदल गया। और फिर रुद्र के बाएं हाथ की कलाई में सुनहरे लावा शेर के रूप एक निशान की तरह नजर आने लगा। किसी आदमी खजाने की यह एक और खासियत होती है कि वह किसी भी योद्धा के शरीर में कहीं पर भी एक निशान के रूप में छुप जाती थी और काबू करने वाला उसे जब चाहे जहां चाहे वापस उसे उसके असली रूप में बुला सकता था। भैरवी का आत्मीय खजाना भी उसके बाएं हाथ की कलाई पर एक भेड़िए के निशान के रूप में मौजूद था। रुद्र ने लावा शेर को बुलाया, जो भैरवी के कहने पर आसपास कन चीजों पर नजर रखने गया हुआ था। सुनहरे लावा शेर के आते ही रुद्र और भैरवी उसकी पीठ पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। जिस तरफ से उन योद्धाओं की शक्तियां आती हुई महसूस हो रही थी, सुनहरे लावा शेर की तेज रफ्तार के साथ में कुछ ही पलों में वे लोग वहां पहुंच गए जहां से उन योद्धाओं की शक्तियां आनी बंद हो गई थी। वे लोग 3 दरवाजे के सामने जाकर रुके थे। भैया, अब मुझे यहाँ से उन योद्धाओं की शक्तियां आनी बंद हो गई। अब यहाँ से वे तीनों योद्धा कहाँ गए, मेरे लिए पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है। भैरवी ने थोड़ी निराशा होते हुए कहा, छोटी, तुम उदास मत हो, यहाँ से आगे का रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रुद्र ने कहा। रुद्र ने भैरवी के चेहरे की उदासी को पढ़ लिया था। रुद्र ने अपनी आत्मीय शक्तियों को तीनों दरवाजे के पीछे भेजने की कोशिश की ताकि उस दरवाजे के उस पर की चीजों के बारे में पता लगा सके, लेकिन रुद्र उस दरवाजे के उस पर ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। यहाँ तुम्हारी आत्मीय शक्तियां काम नहीं करने वाली है, मैं भी ज्यादा दूर तक देखने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इस दूसरे दरवाजे के बहुत ज्यादा शक्तियां आती हुई महसूस हो रही है। हो ना हो यही रास्ता है जो तुम्हें जम्भोर तालाब के पास ले जाएगी, आचार्य ने रुद्र को बताया। ठीक है आचार्य, अगर ऐसी बात है तो हम इसी दरवाजे से जाएंगे, रुद्र ने मन ही मन कहा। रुद्र ने अपने सुनहरे लावा शेर को आदेश देते हुए कहा, ये दरवाजा तोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। भैया, क्या हम इसी रास्ते से जाने वाला है? भैरवी ने रुद्र से पूछा। हाँ छोटे, हम ऐसे रास्ते से जाने वाले हैं, हमें नहीं पता कि वे योद्धा किस रास्ते से गए हैं। मुझे लगता है कि हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए, मेरा दिल कहता है कि यही रास्ता सही है। तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना भैरवी? रुद्र ने भैरवी से कहा। हाँ भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, भैरवी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। दूसरी तरफ से सुनहरे लावा शेर ने अब तक दरवाजे को तोड़ दिया था। वे दोनों भाई बहन सुनहरे लावा शेर की पीठ पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में आचार्य को एक कमरे से आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां के होने का एहसास हुआ, इसलिए रुद्र ने उसे कमरे में जाने का फैसला किया। वाक्य में उसे कमरे में 2 लाल रंग के अनार के साइज के फल रखे हुए थे, जिनके अंदर से बहुत ज्यादा शक्तियां बाहर आते हुए महसूस हो रही थी। आचार्य ने उन फलों की शक्तियों को अशोकने की कोशिश करने लगे और 1 घंटे में उसे दोनों फलों की शक्तियों को तेजी से सोखने लगे, जिससे उनकी शक्तियों में तेजी से इजाफा होने लगा। आचार्य की आत्मा अब पहले से और ज्यादा चमकदार नजर आने लगी थी। एक फल सुनहरे लावा शेर ने भी खा लिया, जिससे उसकी शक्तियां भी बढ़ गई। फिर भी दोनों भाई बहन एक बार फिर लावा शेर की पीठ पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें नजर आने लगा, एक बड़ा सा मंच बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके चारों ओर योद्धा एक घेरा बनाकर खड़े हुए थे। उसे मंच के चारों तरफ एक सुनहरी चमक लिए एक शील चढ़ी हुई नजर आ रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और भैरवी उस सुनहरे शील के होते हुए उसे तालाब में जा पाएंगे, या फिर उसे शील के उस पर जाने के लिए सभी योद्धा एक साथ आएंगे?
आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 63 सोनिक टेक्निक का जाल। जब रुद्र और भैरवी जंभोर तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बहुत भीड़ थी। वहां पर युद्ध गोल घेरा बनाकर जंभोर तालाब को देख रहे थे। किसी की भी जंभोर तालाब में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां पर सूर्य कभी लेकर कुछ योद्धा भी मौजूद थे। उसमें से एक रिया भी थी। जब भैरवी की नजर रिया पर गई तो वह रिया के पास चली गई। क्या बात है मेरी जान, आजकल तुम नजर नहीं आती। मैंने तो क्या सोचा था कि हम इस सफर में साथ होंगे, लेकिन तुम तो ना जाने किसके साथ हो। तुम तो गायब हो गई हो। रिया ने भैरवी को चढ़ते हुए मजाकिया लहजे में कहा। अरे तू भी क्या बात करती है, वह मेरे भैया है रुद्र प्रताप। भैरवी ने अजीब से शक्ल बनाते हुए रिया से कहा और अपने भैया को पास बुलाते हुए कहा, भैया यह मेरी दूसरी है, मैंने आपको बताया था ना। रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते मैं रुद्र हूँ, भैरवी का बड़ा भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिया ने भी रुद्र को देखते हुए नमस्ते करते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन रिया की नजरें रुद्र से हट नहीं रही थी। वह बार बार रुद्र को ही देख रही थी। रिया को रुद्र तभी पसंद आ गया था जब उसने मुकाबले में मानव को हराया था। बार बार रुद्र को यहाँ महल के अंदर भी चुप चुप कर देख रही थी, लेकिन उसे लगा कि वह भैरवी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह अपने आप को रुद्र के और करीब जाने से रोक रही थी। लेकिन रिया, तुम लोग सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? तुम लोग जंभोर तालाब के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? भैरवी ने रिया से सवाल करते हुए कहा। तब जाकर कहीं रिया का ध्यान टूटा, रुद्र के ऊपर से हटा। जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, रिया ने उदासी भरे लहजे में कहा। लेकिन ऐसा क्यों, तुम लोग उस पार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या तुम्हारी शक्तियां उस पार जाने के लिए कम पड़ रही है? भैरवी ने हैरान होते हुए रिया से पूछा। तुझे दिखाई दे रहा है ना, वह सुनहरे रंग का शील के उस पार नहीं पा रहे हैं, और नहीं हम इस शील को तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ने की कोशिश किया जाए तो हम पर सोने का अंडा होता है, जिसे बर्दाश्त करना किसी शक्तिवीर रैंक के योद्धा के लिए भी मुश्किल होता है, रिया ने लाचारी से भरी आवाज में कहा। तो क्या हम उस जंभोर तालाब में नहीं जा सकते हैं? क्या जंभोर तालाब के अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? भैरवी ने परेशान होते हुए रिया से कहा। वो सीढ़ियां देख रही हो, वहां सोनिक तकनीकों का जाल बिछाया हुआ है। वहां पर कुल 9 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ियों पर सोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कोई योद्धा उन चिड़ियों पर अपना कदम रखता है, उन पर सोनिक हमले होते हैं, जिन्हें यदि कोई योद्धा बर्दाश्त करते हुए उन 9 सीढ़ियों को पार कर लेते हैं तो वह जंभोर तालाब के अंदर जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी शून्य रैंक के योद्धा के लिए सोनिक हमलों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इन सोनिक हमलों को बर्दाश्त करना किसी शक्तिवीर रैंक के योद्धा के लिए भी मुश्किल है। रिया ने सब कुछ भैरवी को साफ साफ बताते हुए कहा। ओ तो ऐसी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इन सीढ़ियों से तुम में से किसी ने जंभोर तालाब के अंदर जाने की कोशिश नहीं किया? भैरवी ने रिया से सवाल करते हुए कहा। हाँ किया ना, हम में से कई लोगों ने इस रास्ते से जंभोर तालाब के अंदर जाने की कोशिश किया, लेकिन केवल 8 लोग ही इस रास्ते से अंदर जाने में कामयाब हो पाए और बाकियों की हालत बुरी हो गई। वह देखो, वह लोग वहां पर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। रिया ने जख्मी हो चुके लोगों की तरफ इशारा करते हुए भैरवी से कहा। अच्छा ये बताओ, वह लोग कौन कौन है जो जंभोर तालाब के अंदर जाने में कामयाब हो गए थे? भैरवी ने एक बार फिर सवाल करते हुए कहा। भैरवी रियल नेम मस्त करते हुए कहा। और कौन होंगे 7 योद्धा? तो हमारे कबीले के योद्धा है। पहले तो दीपेश भैया है, दूसरी लारा और तीसरा रवि भैया और चौथी क्यारा। और बाकी 3 योद्धा कौन है जो हमारे कबीले से जंभोर तालाब के अंदर जाने में कामयाब हो गए? भैरवी ने बीच में ही रिया को टोकते हुए अपना सवाल पूछते हुए कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और कौन होंगे हमरे तीघड़ा बदस के अलावा? रिया की बात सुनकर भैरवी भी मुस्कुराने लगी। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और भैरवी भी सोनिक तकनीक के जाल से होते हुए जंभोर तालाब के अंदर जाएंगे, या फिर कोई और ही रास्ता ढूंढ निकालेंगे रुद्र और भैरवी जंभोर तालाब के अंदर जाने के लिए?
आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 64 एक कदम और। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और कौन होगे हमरे तीगड़ा बदस के अलावा। रिया की बात सुनकर भैरवी भी मुस्कुराने लगी। रिया तुम एक बात बताओ, तुम अभी तक यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? और यह बिल्कुल भी मत कहना कि तुम अंदर नहीं जा सकती थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ ऐसा जिसकी मदद से तुम्हें अंदर जाने से यह सोनिक तकनीक तुम्हें नहीं रोक पाएगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, जो बहुत देर से भैरवी और रिया की बातों को चुपचाप सुन रहा था। हाँ, मुझे ये सोनी तकनीक अंदर जाने से तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे दादू ने मुझे पहले से ही जंभोर तालाब के में जाने के लिए एक सोनिक तकनीक सिखा दी थी, जिसकी मदद से मैं आसानी से इस सोनिक तकनीक को बर्दाश्त कर सकती हूँ और चाहूँ तो इसे नष्ट भी कर सकती हूँ। मेरे लिए जंभोर तालाब के अंदर जाना बहुत ही आसान है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तभी तो तुम मुझे इतना पसंद आते हो। मैंने जैसा सोचा था तुम उससे भी कहीं समझदार हो, और इसीलिए मुझे यकीन था कि तुम दोनों यह जरूर आओगे। इसीलिए मैं तुम दोनों के आने का इंतजार कर रही हूँ, ताकि हम लोग एक साथ जंभोर तालाब के अंदर जा सके। रियली कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते हुए सब कुछ साफ साफ रुद्र से कह दिया। रुद्र को रिया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वह रिया को शक भरी निगाहों से देख रहा था। तो ठीक है फिर भैरवी मेरे दोस्त, अब तुम लोग यहाँ तक आ गए हो, तो मुझे यकीन है कि तुम लोग जंभोर तालाब के अंदर भी आने में कामयाब हो ही जाओगे। और इतना कहते हुए रिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। रिया के हर एक कदम के साथ उसका पूरा शरीर एक नीले रंग की रोशनी से चमकने लगा और वह धीरे धीरे करके सीढ़ियों को चढ़ती गई और फिर वह देखते ही देखते जंभोर तालाब में कहीं गायब हो गई थी। रिया के सीढ़ियों के उसे पर जाने के बाद एक और नौजवान लड़का सामने आया, जो किसी तरह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और फिर एक बूम की आवाज के साथ ही उसे पर हमले होने लगे, जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर वह कुछ ही देर में खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसे लड़के की ऐसी हालत होता हुआ देखकर लोगों के बीच एक बार फिर से डर का माहौल बन गया। छोटी, अब हमारे जाने की बारी है, चलो मेरे पीछे आओ, रुद्र ने भैरवी से कहा, और भैरवी को अपनी शक्तियों से पूरी तरह से ढक दिया, ताकि भैरवी को सोनिक तकनीक का इम्पैक्ट ना पड़े। रुद्र के ऐसा करने के साथ ही रुद्र की शक्ति वीर रैंक की शक्तियां सभी के सामने आ गई और वे सभी उसे बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे। ये लड़का तो शक्ति भी रैंक पर पहुंच गया है, किसी योद्धा ने हैरान होते हुए कहा। लेकिन यहाँ पर इसकी शक्ति वीर रैंक की शक्तियां भी किसी काम की नहीं है। सोनिक तकनीक बहुत पावरफुल है। ये सोनिक तकनीक किसी मध्यम शक्ति वीर रैंक के योद्धा तक को अंदर जाने से रोकने में कामयाब हो सकती है। तीसरे योद्धा ने कहा, हाँ, यह अकेले जाने की कोशिश करता तो इसके उसे पर जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते थे, लेकिन यह अपने साथ एक और योद्धा को ले जाना चाहता है। ऐसे में तो इसका जा पाना मुश्किल ही लग रहा है। किसी और योद्धा ने कहा। रुद्र के इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, और साथ में अपनी शक्तियों को भी बाहर निकाल कर अपने सामने एक गोल घेरा बना रहा था, ताकि वह सोनिक तकनीक के हमले से खुद को और अपनी बहन को बचा सके। रुद्र ने जैसे ही अपना कदम पहले सीढ़ियों पर रखा और साथ ही भैरवी ने भी अपना कदम सीढ़ियों पर रखा, जिसकी वजह से एक बूम की आवाज के साथ कान फाड़ देने वाली तेज कर्कश आवाज रुद्र और भैरवी के कानों में गूंजने लगी। लेकिन भैरवी पर इसका कोई भी असर होता हाँ नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि रुद्र ने उसे और खुद को पूरी तरह से अपनी शक्तियों में ढक कर रखा हुआ था। दोनों भाई बहन एक साथ चिड़िया चढ़ते जा रहे थे, और सीढ़ियों के साथ ही सोनिक तकनीक का असर भी बढ़ता जा रहा था। छोटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, रुद्र ने भैरवी की फिक्र जताते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, भैरवी ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। इसी तरह से तकनीक का असर बढ़ता गया और रुद्र 7वें सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। लेकिन जैसे ही रुद्र ने 8वीं सीढ़ियों पर अपनी कदम रख, रुद्र के लिए सोनिक तकनीक को और बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया और उसके कान और नाक से खून बाहर आने लगा था। लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी और वह 8वीं सीढ़ियों पर पहुंच गया था। उसके पर पूरी तरह से पैर कांप रहे थे। उसके लिए और बर्दाश्त करना अब बहुत मुश्किल हो रहा था।
भैरवी ने जब ये देखा तो वह अपने भैया की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों से आंसू बहता रहे। रुद्र ने मन ही मन कहा, बस एक कदम और रुद्र, और फिर तू कामयाब हो जाएगा। अगर तूने अब हार मान ली तो तेरे पूरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तूने यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो कुछ भी किया है, वह सब बेकार चला जाएगा। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र एक और कदम लेकर जंभोर तालाब के अंदर जाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर रुद्र का सारा किया कराया बेकार हो जाएगा, या फिर भैरवी इसमें रुद्र की कोई मदद कर पाएगी? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 65। रिया। रुद्र 8वीं सीढ़ियों पर पहुंच गया था। उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके लिए और बर्दाश्त करना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। भैरवी ने जब ये देखा तो वह अपने भैया की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। भैया की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मैं भैया के साथ नहीं आई होती तो भैया की ऐसी हालत नहीं हुई होती और वह कब के जंभोर तालाब के अंदर जा चुके होते। मुझे भैया से दूर होना चाहिए, भैरवी ने मन ही मन कहा और फिर रुद्र की आत्मीय शक्तियों को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, ताकि वह रुद्र से दूर जा सके। भैरवी, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, रुद्र ने बड़ी मुश्किल से कहा, और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा। मुझे जाने दो भैया, तुम अकेले ही चले जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ बाहर ही इंतजार करूंगी। मुझे जाने दो, भैरवी ने आंसुओं से डिब्बाई आंखों से रुद्र को देखते हुए कहा, और रुद्र की आत्मा शक्तियों को खुशी अलग करने की कोशिश करने लगी। नहीं छोटी, मैं तुम्हारे बिना तो अंदर नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा, और नहीं तो यहीं पर कोशिश करता रहूंगा। रुद्र ने अपने मुंह से खून पूछते हुए कहा। उसकी आंखों में उसे पर जाने का दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था, और रुद्र अपने आदमी शक्तियों को बाहर निकलते हुए भैरवी और खुद के सामने एक और आत्मीय शक्तियों का घेरा तैयार कर लिया, जो पहले से थोड़ा मजबूत नजर आ रहा था, जिसे भैरवी निकलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। आखिर निकल भी कैसे पाती? आखिरकार रुद्र और भैरवी के बीच शक्तियों का इतना बड़ा फैसला था, जिसे कोई भी शून्य रैंक के योद्धा के लिए इतनी आसानी से तो नहीं मिटा मुश्किल था। रुद्र ने लड़खड़ाते हुए एक और कदम 9वीं सीढ़ियों पर रख दिया, और वहां पर सोनिक तकनीक का दबाव बाकी के सभी सीढ़ियों से बेहद ज्यादा था। रुद्र के लिए वहां और ज्यादा देर रह पाना बहुत मुश्किल था। वहां के दबाव को भैरवी भी महसूस कर पा रही थी। रुद्र की आत्म शक्तियों के घेरे के बावजूद भैरवी वहां सोनिक तकनीक के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके लिए उन शक्तियों पे पड़ने वाले दबाव को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसके मुंह से खून निकलने लगा। रुद्र ने जब भैरवी की ऐसी हालत होते हुए देखा तो उसके दिल में एक तेज दर्द उठा, और न जाने कहां से उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा आ गई, और वह तेजी से 9वें सीढ़ियों को पार करके जाम्भोर तालाब के अंदर चला गया और फिर भैरवी को भी अंदर खींच लिया। रुद्र जाम्भोर तालाब के अंदर जाते ही जमीन पर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा। जब मैं भी नहीं देखा तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और उसने अपने भैया से कहा, भैया तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वहीं पर छोड़ देते तो तुम आसानी से यहाँ आ सकते थे, तुम्हारी ऐसी हालत भी नहीं होती। भैरवी ने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ देता? तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये तो कुछ मामूली सीढ़ियाँ थी, इससे मेरी जान नहीं जाएगी। रुद्र ने भैरवी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तभी कहीं से किसी की तालियां बजाने की आवाज आई। वह एक लड़की थी, जो रुद्र और भैरवी की बात सुन तालियां बजा रही थी। वह भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा, वरना ना हो, उसे लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वह धीरे धीरे चलकर जब सामने आए तो उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वह कोई और नहीं रिया थी, जो न जाने कितनी देर से रुद्र और भैरवी के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। रिया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं गई? भैरवी ने हैरान होते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, तो ऐसे कैसे तुम्हारे बिना ट्रेनिंग के लिए चली जाती? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना। रियली कुटिल मुस्कान के साथ भैरवी को जवाब दिया। भैरवी को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, इतनी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे भैया है।
तुम चाहो तो तुम ट्रेनिंग के लिए जा सकती हो। भैरवी तुमसे शायद बुरा मान गई। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो हो। रियली अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। तब तक रूथ ने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां बाहर निकाल कर खा ली थी, जिससे उसकी शक्तियां वापस से भर गई थी और उसके जख्म भी तेजी भरते हुए नजर आ रहे थे। क्या होगा अब आगे इस कहानी में और क्या है रिया के इरादे रूथ भैरवी के इतने करीब आने के पीछे? रिया एक दोस्त है या दुश्मन है? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 66 जामभोर तालाब का रहस्य। भैरवी तुमसे शायद बुरा मान गई। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो हो। रियली अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचो। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे अपना कीमती वक्त जाया करो, इसलिए तुम भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त होने के नाते कह रही हूँ, तुम बुरा मत मानना। भैरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रिया को भैरवी का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह वहां पर और खड़े होकर अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती थी, इसलिए तो वहां से तेजी से निकल गई और तालाब की गहराइयों में चली गई। लेकिन जाने से पहले चेतावनी देते हुए रिया कहा, ये जमभोर तालाब जितना फायदेमंद है, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करना कि वहीं तक जाओ जहां तक तुम जा सकते हो। उससे आगे जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम लोग भी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाओगे। हाँ भैया, रिया बिल्कुल सही कह रही है। इस तालाब के गहराइयों में जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोशिश करना कि वहीं तक जाओ जहां तक आप जा सको। भैरवी ने रुद्र को बताते हुए कहा। रुद्र की पूरी शक्तियां आप वापस आ चुकी थी। रुद्र और भैरवी तेजी से तालाब की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगे। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ लोग नजर आने लगे, जो तालाब की गहराइयों पर ट्रेनिंग कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग चंद्र कबीले के योद्धा थे। उनके आगे बढ़ाने के साथ साथ शक्तियों का दावा भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन रुद्र और भैरवी की शक्तियों के हिसाब से इतना दबाव उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए मैं आगे बढ़ते रहे। रुद्र और भैरवी वहां नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। वहां पर तीगड़ा बदस तीनों एक साथ गोल घेरा बनाकर ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं पर कुछ दूरी पर काव्य और चंद्र कविला हाका और हंस भी वहीं पर थे और कुछ और योद्धा भी ट्रेनिंग कर रहे थे। भैरवी उन दोनों को वहां पर देखकर थोड़ी हैरान नजर आ रही थी। उसने कहा, ये लोग यहाँ तक अपने में कामयाब रहे। थोड़ी काबिलियत तो है इन दोनों के अंदर। दोनों तेजी से आगे बढ़ते रहे थे। थोड़ा और देर आगे बढ़ते रहने के बाद उन्हें रवि और लारा नजर आ रहे थे, जो ट्रेनिंग कर रहे थे। ये शक्तियों का दबाव काफी ज्यादा था और शक्तियां भी बहुत ज्यादा शुद्ध और गाढ़ी ही थी। यहाँ पर ट्रेनिंग करने पर किसी भी योद्धा की ट्रेनिंग की रफ्तार 3 गुना तेज हो गई थी। भैया, मेरे लिए अब यहाँ से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। मैं यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। आप चाहे तो आगे जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हमें 3 महीने से पहले यहाँ से वापस जाना है। 1 महीने हो चुके हैं, इसका मतलब हमें 2 महीने के अंदर ही वापस लौटना होगा। भैरवी ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा। रुद्र ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। तुम फिक्र मत करो छोटी, मैं वक्त पर जरूर वापस आ जाऊंगा हूँ। और भैरवी वहीं पर अपने दोनों पैरों को मोड़कर ट्रेनिंग करने बैठ गई। रुद्र एक परछाई में बदलते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ाने के साथ साथ शक्तियों का दबाव और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था, लेकिन शक्तियां यहाँ पर और भी ज्यादा शुद्ध थी, जिससे किसी योद्धा की ट्रेनिंग की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो सकती थी। इसी तरह से आगे बढ़ते रहने पर उसे लाली और दीपेश नजर आए, जो कि शक्ति वीर रैक के योद्धा बन चुके थे। यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर जगहों बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा घनी और शुद्ध शक्तियां थी। रुद्र वहां पर भी नहीं रुका और आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। रुद्र थोड़ी गहराइयों पर जाकर रुक गया। उसके लिए आगे बढ़ाना अब मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आगे और भी ज्यादा गहराई में शक्तियों का दबाव बहुत ज्यादा था। रुद्र ने वहीं पर बैठकर ट्रेनिंग करने का फैसला किया। रुद्र, तुम यहीं पर ट्रेनिंग करो। मैं इसकी गहराइयों में देख कर आता हूँ कि इस जमभोर तालाब का रहस्य क्या है। इस तालाब में इतनी गाढ़ी शक्तियाँ कहाँ से आ रही है।
आचार्य ने स्टोरेज रिंग से बाहर आते हुए रुद्र से कहा। लेकिन आचार्य आप कैसे हैं? फिक्र जताते हुए रुद्र ने आचार्य से कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं वक्त पर लौट आऊंगा और मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने आचार्य की बातों से इत्तेफाक रखते हुए कहा, ठीक है आचार्य, मैं यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी खतरे में ना पड़े। उद्धरण चिन्ह। और फिर रुद्र अपनी आंखें बंद करते हुए ट्रेनिंग करने लगा। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या आचार्य जंभोर तालाब के रहस्य के बारे में पता लगा पाएंगे और क्या रुद्र इसमें आचार्य की कोई मदद कर पाएगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। हुए कहा, अरे वही शक्ति चक्र तो शक्तियों को और भी तेजी से सूखने में कामयाब हो रहा है। अब मैं इस मदद से शक्तियों को और भी तेजी सूखने में कामयाब हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब रुद्र का रैंक पूरी तरह से पर हो गया था और वह एक शक्तिवीर रैंक का एक सितारों वाला शुरुआती योद्धा बन चुका था। रुद्र ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसे सामने भैरवी का खूबसूरत सा चेहरा नजर आया, जो पिछले 2 घंटे से रुद्र को ही देख रही थी। उसे अपने भैया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। भैरवी को अपने सामने देखकर रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। बधाई हो भैया, आपने अपना रैंक आखिरकार बढ़ा ही लिया। अब आप भी एक शक्तिवीर रैंक के योद्धा बन गए हैं। अब मैं भी लोगों के सामने इतराते हुए कहूंगी, मेरे भैया भी एक शक्तिवीर रैंक के योद्धा है। मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। भैरवी ने रुद्र को गले लगाते हुए मजाकिया भरे अंदाज में कहा। भैरवी की बात सुनकर दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंसने लगे। अच्छा छोटी, हमें यहाँ कितना समय हो गया है? रुद्र ने गंभीर होते हुए कहा। भैया हम यहाँ पिछले 3 दिनों से हैं। भैरवी ने रुद्र को जवाब देते हुए कहा। छोटी, इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है या कोई बात हुई हो जो हमारे काम की हो? रुद्र ने भैरवी से एक बार फिर सवाल करते हुए कहा। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे काम की हो। लेकिन हाँ, मैंने कुछ लोगों को बहुत हड़बड़ी में जाते हुए देखा था। मैंने उनकी बातें सुनी, वह लोग किसी शील के खुलने की बात कर रहे थे और वे लोग ये भी कह रहे थे कि चंद्र कबिले और सूर्य कबिले के योद्धा वहां पहले से पहुंच गए हैं। भैरव ने पूरी बात रुद्र को बताते हुए कहा। छोटी की बात सुनकर रुद्र की भौवें सिकुड़ गई और उसने अपने आप से सवाल करते हुए कहा, लेकिन वे लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे? हो ना हो फिर जरूर किसी बड़े खजाने के पीछे जा रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है भैया वे लोग हो ना हो जंभोर तालाब के पीछे ही जा रहे होंगे। हमें यहाँ आए हुए पूरे 1 महीना हो चुका है और बाबा ने जो किताब दी थी उसमें मैंने पढ़ा था कि इस महल के अंदर 1 महीना भी जाने के बाद जंभोर तालाब पर चढ़ी शील खुलेगी। भैरवी ने क्याश लगते हुए कहा। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या भैरवी का अंदाजा सही है या कोई और राज है? और क्या रुद्र और भैरवी इस राज का पता लगा में कामयाब हो पाएंगे? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं।